दिल्ली स्थित वैशाली पीतमपुरा में हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों की पंक्ति के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और व्यंग्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का निवास स्थान, जो स्वयं में एक समृद्ध अध्ययन केंद्र ही लगता है। यहाँ उनकी अपनी पुस्तकें तो हैं ही, अन्य अनेक देशी विदेशी लेखकों की पुस्तकों का भी स्तरीय संग्रह है। डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने जितना विपुल मौलिक साहित्य रचा है, शायद ही उनके किसी समकालीन लेखक ने ऐसा किया हो। डॉक्टर कोहली हिंदी के ऐसे अनूठे और अकेले साहित्यकार हैं जिन्होंने भारतीय मिथ के उन बड़े नायकों को केंद्र में रखकर निरंतर लिखा, जो आज भी इस भयावह समय में हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उन्होंने इन नायकों की एक तरह से अपने समकालीन समय में पुनर्रचना की है। अप्रतिम सृजनात्मकता की यह अपने आप में एक मिसाल ही तो है। वे अपनी रचना ऊर्जा और विस्तार के कारण आज स्वयं में एक रचना स्कूल ही हैं, जिनसे प्रेरित होकर उनके बाद की कई पीढ़ियां रचना करती रही हैं। डॉक्टर कोहली किसी खेमे या कैंप या धड़े के साहित्यकार नहीं, बल्कि वे स्वतंत्र चेता बृहत्तर मानवीय सरोकारों के रचनाकार हैं। वे लंबे वक्त तक अध्यापक रहे हैं और आज भी उनके शिष्य उनके अध्यापन शैली और स्नेहिल व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार सम्मान मिले, लेकिन इन्हें विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए भी वे इनके प्रभाव में कभी नहीं आए और अपने सृजन संसार में रमे रहे। उनकी दुनिया बड़ी है, वहाँ सुखमय परिवार है, मित्र हैं, शिष्य हैं और देश विदेश का विशाल पाठक वर्ग है। हमने उनके साथ एक लंबी बातचीत की। महासमर कैसे लिखा? अब ये बात हुई कि ये जो आपका कहना है कि महासमर कैसे लिखा। जब रामकथा मैंने लिख ली और उसके बाद ये 1979 तक में प्रकाशित भी हो गई, तो एक दूसरी घटना मेरे साथ घटी कि हमारे एक परिचित व्यक्ति जो थे वो एक मंत्री बन गए। मैं कुछ नहीं, मैं तो कॉलेज में वहीं हूँ, लेकिन उनको मैं जानता था, वो भी मुझको जानते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर लोगों ने अपेक्षा करनी शुरू की। मेरे अपने सहयोगी पूछने लगे कि कब जा रहे हो विदेश, वो तुमको कब बना रहे हैं राजदूत, कब ये हो रहा है। तो मुझे लगा कि उनकी नज़र में जैसे कि मेरा पद ऊंचा हो गया, स्टेटस ऊंचा हो गया है। और तब मुझे सुदामा याद आया कि सुदामा वही गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण था अपने गांव का, जिसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन कृष्ण ने सार्वजनिक रूप से गले लगा लिया, इसलिए सुदामा के सोने के महल बन गए। ये नहीं कि वो कृष्ण के जादू से बने, चमत्कार से बने, समाज बना देगा आपको, क्योंकि उसको मालूम है कि कृष्ण तक पहुंचने की सीढ़ी सुदामा हो सकता है। तो इससे मैं सुदामा की ओर बढ़ा, और सुदामा की ओर बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत मैंने
महाभारत, भागवत कृष्ण और कथा, महाभारत हाँ। ये कृष्ण को पढ़ना आरंभ किया। और तब उसमें मैंने कर्म सिद्धांत को, जो कुछ मेरे मन में आया जी। कि कर्म सिद्धांत क्या जन्मांतरवाद ही मानता है, जी। क्या कर्म सिद्धांत इस समाज में, और जब सामने बात हमारे सामने आती है जिसको विज्ञान कहते हैं, आज आप कहते हैं, हर आदमी कहता है कि आज विज्ञान का, बुद्धि का युग है, जैसे कि पहले मूर्खता का युग था, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब न्यूटन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और एक्शन कर्म है और रिएक्शन उसका फल है, तो लगता है कर्म सिद्धांत क्यों, कार्य कारण वहाँ है, बिना कारण के कार्य नहीं होता, शाश्वत है ये तो। शाश्वत है, बिल्कुल नियम है ये, रित का नियम यही है। तो उस रूप में कार्य कारण, जो प्रकृति आप कहते ही उसको, सृष्टि आप कहते ही उसको, जहाँ कार्य कारण का से ही काम होता है, तो मैं कर्म सिद्धांत की ओर बढ़ गया। कर्म सिद्धांत की ओर बढ़ा तो बहुत सारी बातें हुई, कि गीता की ओर बढ़ गया, महाभारत की ओर अब बढ़ मैं गया। इसीलिए वो तीसरे दौर में आना चाह रहा हूँ कि जो आपने अभी चर्चा की अहिल्या के प्रसंग को लेकर, फिर आपने एक बात कही तादात्म्य की बात की। अहिल्या का प्रसंग लोगों ने इसलिए बहुत अच्छा लगा, लोगों को प्रशंसा भी, क्योंकि वो तार्किक था। मतलब कि अहिल्या जो है वो पत्थर नहीं हो गई थी, बल्कि शिलावत जीवन जी रही थी, जिसको राम ने जो है उसको समाज में स्थान दे रहा है। पर ये देखा कि, और उसमें राम जो है वो आप एक मानव के रूप में दिखाई देते हैं, महामानव के रूप में। पर जैसे जैसे महासमर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप तोड़ो कारा तोड़ो में स्वामी विवेकानंद का चित्र करते हैं, तो वहाँ कहीं लगता है कि राम के स्थान पर, जैसे भी आपने चर्चा भी कृष्ण की और विज्ञान की चर्चा की, कृष्ण धीरे धीरे आपके समीप आते चले जाते हैं। और वसुदेव जो अभी आपका वो आया है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये है कि ये नर हैं या नारायण हैं, पर आपका मन मानता है कि वो नारायण है। तो ये जो दौर, तीसरा दौर आपका भक्ति का दौर मैं इसको कहूँगा, ये जो शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। और राम कथा में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। राम जो है वो एक ऐसे हैं जो समाज में जो शोषण, मतलब वहाँ पे कई चीज़, जनवादी चीज़ें भी सामने उभर कर सामने आती हैं, और एक प्रगतिशील नज़रिया भी सामने आता है। तो ये जो दौर आपका तीसरा जो आरंभ हुआ है, और काफ़ी समय से, तो इसके विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वैसा था, क्या पौधे को वृक्ष बनते नहीं देखा तुमने? क्या विकास नहीं होता? मैं उसको परिवर्तन नहीं कहता, हाँ, बिल्कुल, मैं उसको स्वाभाविक। विकास कहता हूँ कि जो चीज़ें थीं भीतर, वो क्रमशः विकसित होकर अभिव्यक्त होती चली गई। जब महासमर मैंने लिखना आरंभ किया है, तो मेरे मन में जो प्रश्न थे, एक या दो खंड लिखने तक, कि जो सामान्य आदमी हमारा उसको, अध्यात्म को नहीं जानता, वो ये मानता है कि क्या है ये युधिष्ठिर, इसका राज्य वो छीन रहे हैं, इसके भाइयों की हत्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, और ये उनको अपना भाई ही मानता है, क्यों नहीं लड़ता? एक साधारण आदमी आज भी कहेगा कि राम क्यों राज्य छोड़ करके चल दिए, क्यों नहीं उन्होंने अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं संघर्ष किया? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रश्न हैं कि जिनको हम धर्मराज मान रहे हैं युधिष्ठिर को, और उसकी बुद्धि को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर बात क्या है? तो जब समझने का, उसमें होता लगाता है आदमी, उसमें डूबता है, महाभारत को समझने का प्रयत्न करता है कि उसको हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसका एक अंग है भगवत गीता। उस धर्म ग्रंथ का जो नायक है, वो, उसका व्यवहार इस तरह का क्यों है? जब उसको समझने का प्रयत्न करते हैं आप, उसका विश्लेषण करते हैं। संयोग ये हुआ मेरे साथ कि 2 शायद खंड इसके लिखे गए थे महासमर के, और तब मेरे ऊपर कुछ, मुझे घेरा गया, एक तरह से बाध्य किया गया कि मैं विवेकानंद के विषय में एक सिनॉप्सिस लिख के दूं, क्योंकि जिनको सिनॉप्सिस लिखवाना था वो मेरे 8 खंड पूरे होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तो जब दूसरा खंड पूरा हो गया तो मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। मेरा विचार है कि महीना 2 महीने विवेकानंद को पढ़ा, तो जैसे उन्होंने, जो मैंने कहा कि उन्होंने मुझे पकड़ ली। और इस तरह से पकड़ा कि मैं मुग्ध होता गया, तो मुझसे फिर वो छोड़ा नहीं गया। तो मैंने बीच में ही वो लिखना शुरू कर दिया, इनको रोक के। तब आरंभ में क्या कि 1 खंड महासमर का और 1 खंड तोड़ो का लिखा। वो बाद में मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ें साथ चलनी, दिमाग पर बहुत बोझ होता है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब
रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा, विवेकानंद को पढ़ा, तो अध्यात्म का थोड़ा सा आभास होता वहाँ है। से शुरुआत हुई। हाँ। तो वो आभास जो है वो आपको धर्मराज युधिष्ठिर को समझने का अवसर भी देता है कि वो व्यक्ति लड़ रहा है, लेकिन बाहर खड़े दुर्योधन से नहीं, अपने मन के मोह से, अपने मन के लोभ से, अपने मन के की ईर्ष्या द्वेष से वो लड़ रहा है। संघर्ष उसका भी है, लगातार है, लेकिन वो संघर्ष ये है कि मैं, जिसको जैन समाज में नमोकार मंत्र कहते हैं, कि जिन्होंने अपने शत्रुओं को अरिणाम हंता, जिसको कहते हैं, अपने अरियों को मार दिया। किसको मारा? वो अरि सारे भीतर हैं, काम क्रोध लोभ मोह। तो उस ओर जब आदमी बढ़ता है तो उसको लगता है कि ये तो दृष्टिकोण ही भिन्न है। अभी मैं गीता का एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जिस समय अर्जुन ये कहता है कि मैं अपने इन भाइयों को, गुरुओं को, इनको संबंधियों को नहीं मारूंगा, इनके रक्त से रंगा हुआ, सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। अब कृष्ण जो कुछ कहते हैं वो आप सबके सामने है, लेकिन एक बात मेरे मन में आती है कि कृष्ण तब समझ जाते हैं कि ये अर्जुन जो है ये समझता है कि ये युद्ध राज्य के लिए हो रहा है, कि वो कहता है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, भिक्षा मांग लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। वो युद्ध धर्म के लिए हो रहा है। यदि वो युद्ध नहीं होगा, उन पापियों का विनाश नहीं होगा, तो अधर्म स्थापित होगा। कृष्ण को धर्म स्थापित करना है। ये दृष्टिकोण का भेद है। ये जीवात्मा की जगह खड़े हैं, वो आत्मा की जगह खड़े हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो जब आप इन चीज़ों को, जो मैंने कहा कि महाभारत की गहराई में जाते हैं, तो वो जीवन का सत्य या इस सृष्टि का सत्य आपको समझना है, तब आपको लगता है कि महाभारत पढ़े बिना गुजारा नहीं है। आपने अभी बात की राम की, कृष्ण की बात की, और अगर हम देखें जो हमारे सामने राम की भक्ति की स्वरूप आता है तो तुलसी का आता है, कृष्ण का आता है तो सूर्य का आता है, और आपने साथ में कहा कि मेरे मन में एक बहुत तार्किक बैठा हुआ है, पर इन दोनों के यहाँ तर्क नहीं है। वाल्मीकि में तर्क है। हाँ, वही कह रहा हूँ। हाँ। कि तर्क जो है या वाल्मीकि में है और कबीर में है। हाँ, कबीर जो है वो कर्मकांड का विरोध करते हो, तर्क देते हैं। ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों में आपका वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? एक दूसरा यह है कि वैचारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं या वैचारिक प्रतिबद्धता की बात करते हैं जब, तो क्या लेखक की वैचारिक प्रतिबद्धता किसी पार्टी से ही होकर वैचारिक प्रतिबद्धता होती है या उसकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता होती है? देखो, जो बात मैंने कही कि भाई ये चीज़ें, तर्क की बात कहें, अगर कथानक की बात कहें, तुलसी में कथानक उस रूप में नहीं है, वो वाल्मीकि में है। अहल्या शिला नहीं हुई थी, शिलावत थी, ये मैंने तो आज कहा है, वाल्मीकि ने तब कहा था, ये वाल्मीकि से आया है। और इसी तरह से राम मनुष्य के रूप में जो चित्रित हुए, कि जो युद्ध में जाते हैं, जिनको घाव लगता है, जिनका रक्त बहता है, जो अचेत जिनको छोड़ के राक्षस चले जाते हैं कि इनके तो प्राण निकल गए हैं, ये वाल्मीकि में है। इसलिए मुझे वाल्मीकि अपने बहुत निकट लगे। तुलसी पर मैं मुग्ध भी हूँ, लेकिन तुलसी से मैं क्षुब्ध भी हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो व्यक्तित्व का भेद है। अब रही बात प्रतिबद्धता की, तो मैं ये मानता हूँ, अगर मेरा विश्वास कर सको, कि मैं प्रतिबद्धता अपने प्रति मानता हूँ, कि जो मेरा मन, मेरी बुद्धि, जो मेरे संस्कार, जो मेरा स्वभाव जिसके प्रति प्रतिबद्ध है, मेरी प्रतिबद्धता वही है। इसलिए लेखक किसी एक पार्टी का सदस्य हो जाए, पार्टी के निर्देश पर चले, ये मेरे लिए, या किसी संगठन, मैं ये कहूँ, राजनीतिक दल ही नहीं, संगठन में जा करके उनके अनुरूप ढल जाए, ये मेरे लिए तो संभव कभी हो नहीं पाया, और मेरा स्वभाव उसको मानता नहीं है। जिस चीज़ का विरोध मुझे करना है, तत्काल विरोध करूंगा। अगर मुझसे ये भी नहीं, मुझे जो मैं कहता हूँ कि लेखक में अभिव्यक्ति की उत्कट अभिलाषा जो होती है, कई बार होता है कि कई बातें आप इस तरह से बोल देते हैं जो कि लोगों को, लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है बोलने की, न कहा होता। अब एक उसके लिए आप व्यंग्य लिखते हैं? उसके लिए व्यंग्य लिखता हूँ, नहीं, बोल भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और व्यंग्य भी जब लिखता हूँ तो प्रकट होता है किस पर व्यंग्य है। जी। जब लोग लखनऊ में एक सभा में, जो साहित्यकारों की सभा में हिंदी संस्थान की थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी उस समय, अब मैं नहीं जानता उस समय प्रधानमंत्री थे या उसके पहले की बात है, जो भी बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि पंजाब में मैं वहाँ गया और वहाँ मुझे ये बतलाया गया कि सिख गुरुओं को नहीं पढ़ाया जाता हमारे पाठ्यक्रम में। तो हमने बीच में हाथ खड़ा करके कह दिया कि जी
पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है, वो बोले मुझे बताया गया। मैंने कहा गलत बताया गया आपको। तो उन्होंने एक तरह से रुष्ट होकर के यूं झटका हाथ और विषय बदल के आगे बढ़ गए। कोई भी आदमी मुझे कहता है कि पागल हो तुम, इस तरह की बात कहने की क्या ज़रूरत थी, वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। जब मैं बोलता हूँ या मैं लिखता हूँ उस समय मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता, मुझे लगता किसी लेखक को नहीं सोचना चाहिए, कोई नहीं सोचता कि इससे कौन रुष्ट होगा और कौन इससे प्रसन्न होगा, कौन संतुष्ट क्योंकि आप, हाँ, कौन संतुष्ट होगा, अच्छा शब्द है। आपकी प्रतिबद्धता अपने प्रति है और उसके लिए आप बोलते हैं। ये बाद में आप उससे घबराते रहें कि हाय मैंने ये कर दिया और अब मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं ये ना हो, कहीं लोभ और त्रास, दो चीज़ें होती हैं कि जो आपको परेशान करती हैं कि ये मिलेगा नहीं और ये छिनेगा और या कष्ट मिलेगा, वो सब। लेकिन अगर आपको सचमुच अपनी प्रतिबद्धता, जो मनमथनाथ गुप्त ने कहा था कि लेखक की पहचान ये है, उसकी परीक्षा ये है कि चौराहे पे खड़ा करके उसको बेंत मारो कि वो अपने लिखने के लिए मूल्य के रूप में कितने बेंत अधिक खा सकता है। ये उसकी परीक्षा है कि जो आपने लिखा है आप उस पर अटल हैं, उसके लिए कितने बेंत खा सकते हो। ये एक प्रतीक है बेंत। जी, जी। आप कितना मूल्य चुका सकते हो। मूल्य चुका तो वो क्या मूल्य है, जीवन मूल्य है जिनके प्रति आप प्रतिबद्ध? अब अपने लिए कोई ये कहे कि मैं सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हूँ तो कोई अच्छी बात नहीं लगती। नहीं, अच्छी बात क्यों नहीं है, नहीं, लेकिन कहने का बड़ा साहस होना चाहिए। साहस मुझे नहीं मालूम, मैं अपने आप को बहुत भीरू आदमी मानता हूँ। अच्छा। लेकिन जब जो जहाँ मुझे उचित लगता है, बोलना है, लिखना है, वो मैं बोल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। और जो लिखा हुआ है वो छपता है तो आप उससे मुकर भी नहीं सकते, ये भी नहीं कह सकते राजनीतिक नेताओं के समान कि जी मुझे गलत कोट किया गया है। अच्छा, इसका मूल्य क्या चुकाया आपने सत्य बोलने का? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई मूल्य चुकाया। जी। यदि ये कहा जाए कि कुछ और पुरस्कार मिल सकते थे, यदि ये कहा जाए कोई विदेश यात्राएं हो सकती थी, कुछ समितियों का सदस्य हो सकता था, कहीं और राजनीतिक या सांसारिक महत्व कुछ मिल सकता था, इतना ही कहा जा सकता है, ये कल्पना की बात है। लेकिन वो न मिलना मैं कोई मूल्य चुकाना नहीं मानता। मैं कोई शहादत नहीं हुई मेरी, बिल्कुल मैं कोई फांसी पे नहीं टंगा, मुझे किसी ने गोली नहीं मारी। यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि क्या आप अपने आलोचकों से संतुष्ट हैं? मैं यही कहने वाला था कि जो मूल्य चुकाया आपने आलोचना में चुकाया। आलोचकों से संतुष्ट कोई कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि पहले मैं ये मानता था कि आप मेरी आलोचना कर रहे हैं तो मेरा विरोध कर रहे हैं। अब मैं ये मानने लगा हूँ कि नहीं भैया, ये रुचि भेद है, आप अपनी रुचि की बात कह रहे हैं, मैंने अपनी रुचि की बात कही है। और रुचि भेद जो है वो कोई बुराई नहीं है, वो कोई शत्रुता नहीं है, वो कोई विरोध नहीं है। मैं कैसे ये कामना करूँ या कैसे कहूँ कि सब लोग उसी ढंग से सोचें जो मैं सोचता हूँ? लेकिन आपने लेखक के लिए तो इतना बड़ा पेडेस्टल तैयार कर दिया कि वो सत्य, ये वो मूल्य। क्या आलोचक के लिए भी कोई मूल्य ऐसे हो सकते हैं कि सिर्फ उसकी रुचि का सवाल नहीं है, ये उसकी रुचि से इतर भी एक बड़ा बेहतर बिल्कुल ठीक है, पक्ष हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि आलोचक जितना साहित्यकार है उतना उसको भी अपनी आत्मा के प्रति, अंतरात्मा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जितना वो साहित्यकार है। और जितना वो राजनीतिक है या सांसारिक लोभी है या आलोचक है या एड़ी रगड़ने वाला, जो चुरौरी करने वाला दरबारी है, वो उसको अपनी अंतरात्मा के प्रति सत्य बोलने नहीं देता। उसी तरह से हर लेखक इस कसौटी पर खड़ा उतरे, ये भी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप बता सकते हैं, आपके सामने हैं, मैं नाम नहीं लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इस युग में जी रहे हैं, जानते हैं कि कोई शराब की बोतल से संतुष्ट हो सकता है, कोई एक प्रेमिका से संतुष्ट हो सकता है, कोई एक नौकरी से संतुष्ट हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक साधना है और विभिन्न क्षेत्रों की साधनाएं होती हैं। हर साधना में कुछ सिद्धियां मिलती हैं आपको, टिटबिट्स, छोटी छोटी। थोड़ी सी दूर आप चलेंगे तो आपको एक सिद्धि मिल जाएगी, छोटी चीज़ मिल जाएगी। वो इसलिए नहीं है कि वो आपकी उपलब्धि है, वो इसलिए है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। आप वहीं रुक जाइए। उन्होंने सवाल किया साहित्यिक दृष्टि से कि क्या आपको, मतलब क्या चीज़ें, क्या अभाव रहे, क्या चुकाना पड़ा। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस लेखन के कारण आपका परिवार है, बहू है, पुत्र है, पुत्रवधू है, पत्नी है, तो उसमें ऐसे में क्या उनको कुछ चुकाना पड़ा या आपको? या अब एक और बात भी साथ में जोड़ूंगा, जैसे
आपकी लेखन आपकी प्राथमिकता मुझे मालूम है, ठीक है। क्योंकि जैसे नौकरी की जब बात आई, लेखन कहीं उसमें आड़े आया तो आपने आड़े आ नौकरी रहा छोड़ था, दी। तो आपने नौकरी छोड़ दी। जबकि लोग ये कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज की नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है, उसमें वैसे ही बहुत समय होता है। तो ये इस आपके लेखन का आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, आपने कई लोगों को कई चरित्र सामने लाए होंगे, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे जब जो लिखना है मुझे स्पष्ट रूप से, तो मैं लिखता हूँ, और हो सकता है उनकी विसंगतियों को आपने उजागर किया हो, नाराजगियाँ भी झेली हों, तो ये इस तरह की जो मूल्य चुकाने पड़े उस पर थोड़ा सा बताइए। अब ऐसा है कि मेरी पत्नी जी। ने इस तरह की शिकायत तो कभी की नहीं। हालांकि ये मैं जानता हूँ कि जब मैं व्यंग्यों में कहता, कई व्यंग्यों में होता है कि पत्नी का चित्रण व्यंग्यकार करता है कि मेरी पत्नी ये कहती है, वो कहती है, ये मांगती है, या फिल्म जाने की ज़िद करती है, या कुछ कोई चीज़ लीजिए, तो मेरी भाभियाँ जो देवरानी जेठानी का रिश्ता है उसमें अगर वो उसको कहती थी, अच्छा ये है क्या हम जानते हैं कि तुम लड़ाई करती हो, तो वो अगर आके मुझे कहती है कि देखो तुम अपनी जगह बैठिए लिखते रहते हो और तुम्हारी भाभियाँ ये समझते हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें कुछ हो। या मेरी एक भाभी है जो कम से कम 20 वर्ष बाद उसने मुझे बतलाया कि वो मुझसे इसलिए रूठी बैठी है कि 20 वर्ष पहले जो मैंने लिखा था वो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उसके विरुद्ध था। वो था ही उसके विरुद्ध, क्या उसने जो किया था वो लिखा था, मैं नहीं। तो कुछ पड़ोसियों से भी इस तरह की बात हुई, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं ये जिनके तो लिए लेखन की मैं दृष्टि कहूँ। से मैं ये कह रहा हूँ कि जो समय, जैसे लेखन में आपका समय लगता है, ठीक है, उस वो समय कहीं ना कहीं कटता है। ठीक है। इसमें ऐसा है कि अगर तुम मेरी पत्नी से झगड़ा करवाने के लिए बोल रहे हो कि मैं समय नहीं देता परिवार को, तो बात और है। लेकिन मूल बात यह है कि लिखा मैंने भरपूर, और उसको जो समय देना था दिया, लेकिन जब कभी मेरे परिवार को किसी तरह की ज़रूरत पड़ी है, वो समय मैंने पूरा दिया है। अब मैं अपनी प्रशंसा में गिनाऊं कि मैंने ये भी किया, वो भी किया, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि परिवार ने जब मांगा तो मैंने मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन अनावश्यक रूप से कि अब छुट्टियाँ हुई हैं, चल परिवार को घुमा लाएं, या 2 महीने की छुट्टियाँ पहाड़ पे बिताएं, या पार्टियों में ज़्यादा, तो आखिर कहीं तो आप समय काटेंगे, कहीं ना कहीं से तो समय आप बचाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ी। लोग शाम की कॉकटेल में, लोग ताश खेलने में, लोग पिकनिक मनाने में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे उन चीज़ों में कोई रुचि नहीं है, और लिखने में जो आनंद है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। इसलिए मैंने समय कहाँ कहाँ से काटा और अपने लिखने में लगाया। उसमें मेरी पत्नी को कोई आपत्ति नहीं थी। बच्चे जब बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता को देखा कि वो काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि उन्होंने जब पिता से मांगा, पिता उनके पास हैं, उनके साथ हैं। मैं घर में बैठ के लिखता हूँ, मैं कहीं पहाड़ों पे जाके नहीं लिखता हूँ, मैं कहीं आश्रमों में नहीं लिखता हूँ, घर में रहता हूँ। जब आवाज़ दी, मेरे लिखने के बीच में कितने टेलीफोन आते हैं, कितनी घर में आवाज़ें लगती हैं, कितनी बार मुझे उठना पड़ता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मैंने सब कुछ घर में बैठ करके लिखा। इसलिए परिवार से अलग नहीं हुआ। मेरे लेखन ने मुझे परिवार से काटा नहीं। और एक जो लेखक का अगर कोई महत्व हमारे समाज में जहाँ कहीं है, वो महत्व उसके परिवार को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों को उसके कारण कुछ मिला नहीं। अभी मैंने उस दिन इंटरनेट पर कुछ चीज़ें जो पाठक टिप्पणियाँ होती हैं, जब मैंने नरेंद्र कोहली सर्च किया तो उसमें एक वो भी आया, कोई शुक्ल जी हैं अमेरिका में, उन्होंने मेरे बेटे को एक पत्र लिखा है कि क्या नरेंद्र कोहली से आपका कोई संबंध है। नरेंद्र कोहली उसमें नाम आ गया, इसलिए वो मेरे उसमें आ गया। तो मेरे बेटे का उत्तर भी उसमें है कि मैं उनका बेटा हूँ। जब मैं वहाँ गया सिएटल में उसके पास, और उसमें 2-4 कुछ इस तरह के आयोजन किए, आयोजन में उसने आरंभ करते हुए ये बात कही कि मैं सिएटल हिंदी समिति का मुखिया हूँ, मैं अभिव्यक्ति के नाट्य जो मंडली है उसका मुखिया हूँ, मैं कुछ और हूँ, लेकिन इस समय मैं नरेंद्र कोहली का बेटा हूँ। इन चीज़ों में जो एक सम्मान का भाव मुझे अगर दिखाई देता है, प्यार दिखाई देता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उनसे छीना है कुछ। आखिर उनको इससे मिला भी है, उनको दिया भी है। और अगर पिता का एक रूप वो हो कि जो हर समय उनको उपलब्ध इस रूप में है कि घर में बैठा ताश खेल रहा है, या पार्टियां हो रही हैं, या कुछ और हो रहा है,
ऐसी कुछ आज भी अगर वो कहते हैं कि कहीं जाना है तो मुझे साथ ले जाना है अगर, तो उतना समय मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन वो लंबे समय 3-3 महीने 6-6 महीने वाले मैंने नहीं निकाले हैं। मतलब इसलिए मैं ये मानता हूँ मैंने उनको वंचित नहीं किया। ना तो वो आपका स्वरूप है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए समय को नष्ट किया जाए, ना वो है जिसमें लेखक को एक विशिष्ट व्यक्तित्व मान लिया जाता है कि साहब वो जो है थोड़ा सा उसको पत्ती अगर कह दे तो कहेगा मेरा मूड बिगाड़ दिया। नहीं, मेरा अरे मेरे पोते बैठ करके आजकल जो कुछ करते रहते हैं साथ में, मेरा बड़ा पोता मुझे कहता है उसको लड़ना है, बच्चों का एक खेल होता है, तो कहता है कि उसको लड़ना है तो दादा दुष्ट राक्षस हैं इसलिए आओ मेरे साथ लड़ो। अब दादा को दुष्ट राक्षस भी बनना पड़ता है। जहाँ तक नौकरी छोड़ने का बात है वो समय सबसे ज़्यादा एक तरह से कहो कि क्रिटिकल था, क्योंकि सबने कहा कि पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे गुरुजन डॉक्टर नगेंद्र ने आके मेरी पत्नी से कहा वो तो पागल हो ही गया, तुम भी बेवकूफ़ हो क्या। लेकिन मैं अब रिटायर हुए मुझे 12 वर्ष हो गए। अब मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे परिवार को, तब भी मैंने बहुत सोच समझ के किया था, मेरे परिवार को आर्थिक दृष्टि से किसी तरह का कोई संकट नहीं झेलना पड़ा। नौकरी के साथ निर्णय ठीक था आपका? निर्णय ठीक था, और जिस स्तर से हम तब जी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, उससे बेहतर ही है, उससे नीचे नहीं गए हैं। इसलिए ये आप कहें कि परिवार को दुखी कर डाला अपनी सनक में, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं बड़ा नॉर्मल किस्म का आदमी हूँ, एबनॉर्मल नहीं हूँ। नहीं, अभी आपने कहा कि मेरे परिवार को कोई आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ा, तो मैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप जो है सर्वाधिक रॉयल्टी पाने वाले हिंदी लेखकों में हैं, और कुछ लोग जो है इसको ज़रा व्यंग्य की मुस्कान से ही बोलते हैं। और एक मिथ है कि भाई जिस लेखक की अगर 100 प्रतियाँ भी नहीं बिकती हैं तो वो श्रेष्ठ लेखक है, जो ज़्यादा जनप्रिय लेखक है वो साहित्यकार नहीं है। तो इस तरह का कहीं विरोध, कई बातें आपको भी झेलनी पड़ी होंगी। मैं तो आज तक झेलना क्या है, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये हिंदी साहित्य का ये चिंतन कि एक और आप ये रुदन करें कि लेखक को रॉयल्टी नहीं मिलती, और जब मिलने लगती है तो आप कहते हैं ये बिकता बहुत है, बिकता क्यों है। ये जो आत्मविरोध है, इसको हिंदी साहित्य समाज को समझाना पड़ेगा कि ये क्या है। मैंने अपने परिवार के लिए इसलिए कहा क्योंकि नौकरी का संबंध केवल पैसे से है, अर्थ से है। ये माना जाता है कि नौकरी छोड़ दोगे तो आर्थिक कठिनाई आएगी। और मैंने जो कहा कि मैंने सोच समझ के किया ये बातें, उस समय भी मैंने मतलब सनक में किसी एक आवेश में नौकरी नहीं छोड़ी है, वर्षों सोच करके जब मुझे लगा कि मेरे परिवार को अब मेरी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, मैंने नौकरी छोड़ी है, काम नहीं छोड़ा जी। काम आज भी मैं उतना ही करता हूँ। अब उतना काम आप करते हैं, पर ये बताइए कि आजकल मतलब आपकी आगे भविष्य में, क्योंकि वसुदेव आपका आया, दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद वाली कड़ी चल रही है, तो आपकी टेबल पर क्या है इस समय? तो आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के जो गीता पर जो प्रवचन थे, उनका दूसरा खंड जो है, संयोग से उसके संपादन का कार्य मुझे दिया गया है, मैं उसके दूसरे खंड को तैयार कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये नहीं मानता कि मैं उसको संपादित कर रहा हूँ और मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं उसके माध्यम से कितना कुछ सीख रहा हूँ, कितना कुछ प्राप्ति, कितनी उपलब्धि मुझे हो रही है। शास्त्री जी जीवित थे तो जितना कुछ बताते थे, जितना समझाते थे, अब वो नहीं हैं तो भी वो उस तरह से मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं। तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें से मैं पा रहा हूँ और कई गुत्थियाँ सुलझ रही हैं, कई अर्थ खुल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गीता मुझे घेर रही है कि इसका लाभ, ये काम तो होगा, इसके बाद जो लाभ होगा गीता के संबंध को लेकर के, अद्वैत आएगा भी तोड़ो कारा तोड़ो के 6ठे खंड में भी, तो उसमें भी लाभ हो सकता है गीता पर स्वतंत्र रूप से भी कुछ लिखने का मन बन जाए, परिस्थितियां बन जाएं, ये अभी मैं कह नहीं सकता। लेकिन इस समय उसमें घिरा हुआ हूँ हर तरह से, और मुझे सचमुच पिछले 2 सप्ताह से तो ये कई तरह की ऐसी बातें, ऐसे अर्थ नए, प्रसंग नए, अर्थ नए जो उद्भासित होते हैं, जो प्रकाशित होते हैं, मुझे लगा कि इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी, अब ये समझ में आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस समय तो मैं उसमें घिरा बैठा हूँ। आप आए और हमसे बातचीत की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रश्न जो आपने उठाए और निश्चित रूप से हमारे पाठकों के सामने, दर्शकों के सामने ये बातें सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।